आज आप मुझे फैमिली के साथ ट्रैवल करते हुए देख रहे हो, अपनी डॉटर को गोद में उठाते हुए भी देख रहे हो, ऑफिस मैनेज करते हुए भी और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ के करीब आते हुए भी। लेकिन एक टाइम था जब मैं रात को बेड पर पोजीशन चेंज करना भी डिफ़िकल्ट था। सुबह बॉडी स्टिफ लगती थी और डेली रूटीन पर पेन का कंट्रोल ज़्यादा था। कमबैक व्लॉग में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बायोलॉजिक्स की कंप्लीट रियलिटी सेपरेटली शेयर करूंगा। तो आज मैं एक सिंपल क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर देने वाला हूँ। क्या बायोलॉजिक्स ने लॉन्ग टर्म में मेरी लाइफ एक्चुअली चेंज की? आंसर है हाँ, लेकिन जर्नी इतनी भी सिंपल नहीं थी। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं द फील गुड व्लॉग। आज मैं दीदी के फार्म हाउस में आया हूँ। यहाँ स्पेस भी है, ग्रीनरी भी है एंड ऑनेस्टली बायोलॉजिक्स के बारे में बात करने के लिए ये एकदम परफेक्ट लोकेशन है। क्योंकि बायोलॉजिक्स मेरे लिए सिर्फ एक इंजेक्शन की स्टोरी नहीं है। ये स्लीप, मूवमेंट, वर्क, फैमिली एंड नॉर्मल लाइफ के पास आने की स्टोरी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट, मेडिसिन, डोज और रेस्पॉन्स हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है। बिना रियूमेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस के कोई मेडिसिन स्टार्ट, स्टॉप, डिले या चेंज मत कीजिए। मेरे प्रीवियस बायोलॉजिक ब्लॉग के टाइम में मैं ट्रीटमेंट के इनिशियल फेज में था। उससे पहले बायोलॉजिक्स कुछ टाइम के लिए होल्ड पे था। फिर मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं रायपुर से बैंगलोर चला गया, जॉब और कैरियर में बिजी हो गया, शादी हुई और फिजिकल एक्टिविटी लगभग मेरी पूरी खत्म हो गई थी। साइकिलिंग नहीं, स्विमिंग नहीं, जिम नहीं, मोस्टली ऑफिस और ऑफिस के बाद घर। फिर धीरे धीरे बैक, एसआई जॉइंट, ये सब जगह पे पेन स्टार्ट होना शुरू हुआ। रात को स्लीप डिस्टर्ब होने लगी, पोजीशन चेंज नहीं कर पाता था और मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस रहने लगी। फिर मेरे रियूमेटोलॉजिस्ट ने इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट के बाद उन्होंने मुझे बायोलॉजिक स्टार्ट करने का सलाह दिया। लेकिन बायोलॉजिक स्टार्ट करने से पहले ट्रीटमेंट से ज़्यादा बड़ा मेरा फियर था। डॉक्टर ने बायोलॉजिक्स बोला और मैं गूगल पे सर्च करने लग गया। साइड इफेक्ट पढ़ा, इंजेक्शंस के रिस्क पढ़ा, इन्फेक्शन पढ़ा, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का डिस्कशन पढ़ा और मैं जितना पढ़ता गया फियर उतना ही ज़्यादा बढ़ता गया। फर्स्ट इंजेक्शन के टाइम में मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि इंजेक्शन लगते ही शायद मुझे हार्ट अटैक हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ये मेडिसिन का रिएक्शन नहीं था, वो मेरा फियर और एंजाइटी थी। फर्स्ट इंजेक्शन मैंने हॉस्पिटल में नर्सिंग सपोर्ट के साथ लिया। सच बोलूं तो इंजेक्शन का पेन इतना बड़ा नहीं था। इंजेक्शन से पहले माइंड ने जो फिल्म बना दी थी वो सबसे ज्यादा डेंजरस था। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, पहला इंजेक्शन लगाने के बाद क्या अगले मॉर्निंग में मैं पेन फ्री हो गया था? बिल्कुल नहीं। मेरे केस में ओवरनाइट मिरेकल नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली हुआ। पहले एक दो इंजेक्शन लगाने के बाद तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैंने 5 से 6 इंजेक्शन लगा ली थी तब जाके मुझे स्लोली इम्प्रूवमेंट फील हुई। मैं पीसफुली सो पाता था, मैं पोजीशन चेंज कर पाता था, मॉर्निंग स्टिफनेस भी कई हद तक कम हो चुका था और एसआई जॉइंट में जैसे पहले पेन होता था वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका था। और अर्ली फेज में मुझे कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट भी नज़र नहीं आया। इनिशियली मुझे 2 इंजेक्शन दिया जाता था हर महीने, जो कि मैंने 2 महीने तक लिया। उसके बाद मेरा डोज कम करके हर महीने में एक ही इंजेक्शन लेने को बोला गया। बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट का बिगेस्ट इम्पैक्ट मेरे लिए पेन स्कोर कम करना ही नहीं था। डिफरेंस उन ऑर्डिनरी मोमेंट्स में भी था जहाँ पे हम हेल्दी बॉडी के साथ भी नोटिस भी नहीं करते। रात को पीसफुली सोना, टर्न कर पाना, सुबह उठकर बॉडी को फील कर पाना, चेयर से उठने के बाद फर्स्ट फ्यू स्टेप्स फियर ना करना, ऑफिस अटेंड कर पाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाना, ये सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। जब मैं बोलता हूँ कि बायोलॉजिक्स हैज़ चेंज माई लाइफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजिक्स मेरे लाइफ में ये डिजीज़ को इरेज कर दिया है, पर बायोलॉजिक्स मेरे लाइफ को पेन के बियॉन्ड एक्सपेंड कर दिया है, जहाँ पे मैं फ्रीडम इंजॉय कर पाता हूँ।
लेकिन मैं आप सबको ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहता हूँ कि बायोलॉजिक्स स्टार्ट करते ही मेरी लाइफ परफेक्ट हो गई। मैं अभी भी 100% पेन फ्री नहीं हूँ। कभी कभी माइल्ड पेन और स्टिफनेस तो रहती ही है, कभी नेक में तो कभी लोअर बैक में, तो कभी ऐसा ही जॉइंट में भी। डिफरेंस बस इतना ही है कि सिम्टम्स पहले जैसे इंटेंस और पेनफुल नहीं है। और हाँ, बायोलॉजिक्स ने मुझे सुपरमैन नहीं बना दिया। एएस अभी भी मेरे स्टोरी का पार्ट है, बट अब मैं उसे पहले से बेटर मैनेज कर पाता हूँ। इसलिए मेरे लिए ट्रीटमेंट का मतलब परफेक्ट बॉडी नहीं है, बेटर कंट्रोल एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। नवंबर 2024 में मैं वाराणसी ट्रिप में था। वहाँ से जब मैं रिटर्न आया तो मुझे काफ में, लेग पे और फीट पे काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन हुआ। पेन इतना ज़्यादा था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ना ही मैं चल पा रहा था। तब मुझे नेचुरली मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि कहीं ये एएस का फ्लेयर अप तो नहीं है। मेरी बायोलॉजिक्स तो चल ही रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा पेन कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या ये ट्रैवल और वॉकिंग के कारण हुआ। तो उन्होंने इवैल्यूएट करके बताया ट्रैवल और डिहाइड्रेशन का कारण से ये पेन हो सकता है। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान दिया। इंस्टेंटली रिलीफ तो नहीं हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 वीक के बाद जाके मैं नॉर्मली वॉक कर पाया। ये जो इंसिडेंट हुआ ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन दे गया। कहीं ना कहीं ये सिखाया कि बायोलॉजिक्स के ट्रीटमेंट पे होने के बाद भी हर एक न्यू पेन को बायोलॉजिक्स का साइड इफेक्ट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर का इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेटर जर्नी में एक और डिफिकल्ट फेज आया। मुझे फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि कोल्ड, चिल, फीवर, कफ, ये सब एपिसोड बार बार हो रहा था। इस एपिसोड के बीच में मेरा बायोलॉजिक्स के डोजेस डिले हो गई। मेरे 2 से 3 महीने ऐसे भी रहे कि जहाँ पे डिले का ड्यूरेशन 60 डेज तक भी पहुँच चुका था। लास्ट 1 साल के दौरान ऐसे काफ़ी बार हुआ जहाँ पे मेरा बायोलॉजिक्स को लगाने का जो ड्यूरेशन था वो 60 डेज के ऊपर चला गया। मैं नेक्स्ट इंजेक्शन लेना चाहता था, लेकिन उस टाइम मेरे एक्टिव फ्लू, फीवर वाले सिम्टम्स रहते ही थे। माइंड में दोनों तरफ फियर था। पहला, इंजेक्शन डिले होना जिसके कारण एएस के फ्लेयर अप ना आ जाए, और दूसरा, बॉडी ऑलरेडी इलनेस हैंडल कर रहा है, तो क्या इस टाइम पे बायोलॉजिक्स लगाना ठीक रहेगा। मैं ऑनेस्टली ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो फ्लू जैसा सिम्टम्स ये बायोलॉजिक्स का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। मैं एग्जैक्ट रीजन स्पेकुलेट तो नहीं करूंगा। मैं अपना टाइमलाइन आपसे शेयर कर रहा हूँ। अर्ली ट्रीटमेंट के फेज में मुझे कोई भी नोटिसेबल साइड इफेक्ट तो नहीं दिखी, लेकिन लेटर ऑन जैसे ही मैं बायोलॉजिक्स लेता रहा तब मुझे धीरे धीरे करके समझ आया कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हो ही रही थी। जैसे कभी कभार फ्लेयर अप्स आ जाना, तो कभी ये फ्लू जैसे सिम्टम्स आ जाना। और मैंने ट्रीटमेंट को कभी भी कैजुअली स्टॉप या रीस्टार्ट नहीं किया। डॉक्टर्स हमेशा इन्वॉल्व थे। अगर मेरा डिले भी होता था तो मैं डॉक्टर को नोटिफाई कर देता था, और वो मुझे बोलते थे कि जब भी आपको ठीक लगे तब आप बायोलॉजिक्स ले सकते हो। मैं ऑलमोस्ट 2 साल से बायोलॉजिक्स जर्नी में हूँ। मैं करेंटली एडालीमुमैब 40 mg वंस मंथली कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से जितने भी मैंने इंजेक्शन लगाए, मैं एग्जैक्ट काउंट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं 26 से 28 इंजेक्शन्स तो अब तक मुझे लग चुके होंगे। अब आप पूछोगे क्या मैं रेमिशन में हूँ, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि मेरा डिजीज़ इनएक्टिव है, लेकिन फ्लेयर अप अभी भी थोड़ा बहुत तो आते ही हैं। क्या मैं पूरा क्योर हो गया हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ? जी हाँ, पहले के हिसाब से मॉर्निंग स्टिफनेस और बैक पेन काफ़ी कंट्रोल में है। मैं डेली रूटीन मैनेज कर पा रहा हूँ, ऑफिस जा पा रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, फादरहुड की जर्नी भी मैं आराम से अभी कर पा रहा हूँ। एएस अभी भी मेरे हेल्थ का पार्ट है, लेकिन पेन को मैं काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मुझे ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पहला कि आप इंजेक्शन कैसे लाते हैं, और दूसरा इसका कॉस्ट क्या है। फर्स्ट फ्यू इंजेक्शंस तो मैंने हॉस्पिटल में नर्सिंग सपोर्ट के अंदर लिया। उसके बाद जब मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला तो मैं खुद से इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दिया।
मैं इस वीडियो को इंजेक्शन ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ। स्टोरेज, हैंडलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेंड मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही सीखना चाहिए। कॉस्ट की बात करूँ तो लकीली मुझे डॉक्टर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिला, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये एल्केम लैबोरेटरीज के डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि साउथ रीजन के हैं, और बेसिकली वो बैंगलोर एंड आसपास के शहर ही मैनेज करते हैं। तो उनसे मुझे ये 50 to 52% के डिस्काउंट में मिल जाता है बायोलॉजिक्स। एक्चुअल एमआरपी इसका पड़ता है 10,000 और मुझे मिलता है ये करीब करीब 4,900 के आसपास। लेकिन ब्रांड, सोर्स, सिटी और टाइम के अकॉर्डिंग कॉस्ट चेंज हो सकती है, इसीलिए मेरे अमाउंट को आप यूनिवर्सल अमाउंट ना माने। तो अब आप पूछोगे क्या लॉन्ग टर्म बायोलॉजिक्स लेके मुझे कुछ बेनिफिट हुआ? तो मेरा आंसर है हाँ, मेरे केस में तो एटलीस्ट हुआ। लेकिन क्या मेरी जर्नी आसान थी? तो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पहला इंजेक्शन के टाइम में फियर तो था, और मुझे ये भी पता चला कि इम्प्रूवमेंट के लिए पेशेंस भी ज़रूरी था। वाराणसी ट्रिप के बाद मुझे सीवियर पेन हुआ, और इंजेक्शन लेने टाइम काफ़ी बार मुझे डिले का सामना भी करना पड़ा, और आज भी मैं 100% पेन फ्री, रेमिशन या क्योर नहीं हुआ हूँ। मेरे लिए बायोलॉजिक्स एक पावरफुल ट्रीटमेंट रहा है, जिसने मेरे पेन को कंट्रोल में लाया है, और पेन के बियॉन्ड भी मैं लाइफ को जी पा रहा हूँ। और शायद मेरी जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कोई रिपोर्ट, मेडिसिन बॉक्स या इंजेक्शन काउंट नहीं है। रिजल्ट ये है कि मैं अपनी डॉटर को गोद में उठा सकता हूँ, उसके साथ वॉक कर सकता हूँ, फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ, ऑफिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज भी कर सकता हूँ, और लाइफ के मोमेंट्स को पेन के फियर से पहले चूज कर सकता हूँ। यस, मेरे स्टोरी का पार्ट है, लेकिन मेरी पूरी स्टोरी नहीं है। आज मैंने आप सबसे मेरा लॉन्ग टर्म बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट के बारे में सारे डिटेल्स शेयर किया है। मेरी कंप्लीट एएस की जर्नी 2008 से शुरू हुई थी। फर्स्ट सिम्टम्स, फिर डायग्नोसिस, लाइफस्टाइल फेजेस, डिफिकल्ट ईयर्स एंड ट्रीटमेंट के सारे चैप्टर्स। नेक्स्ट हेल्थ ब्लॉग में मैं अपनी पूरी एएस की जर्नी एक प्रॉपर टाइमलाइन में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। आप बायोलॉजिक्स पर हो या बायोलॉजिक्स कंसिडर कर रहे हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द फील गुड ब्लॉग में डीएम कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अपने एएस वॉरियर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और द फील गुड ब्लॉग को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं हूं देव, और मैं मिलता हूं आपसे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा।